Let me start with today's lecture. बेटा आज सबसे पहले हम एलिमिनेशन में प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं। यानी हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन। ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन मतलब मेन टॉपिक हमारे पास यहां पे क्या है कि सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट कि कहां हम सेडजेफ प्रोडक्ट लेंगे, कहां हम हॉफमैन प्रोडक्ट लेंगे, कौन मेजर होगा, कहां पर कैसे देखा जाएगा, इसको थोड़ा हमने पढ़ना है बेटा। ठीक, चलिए तो सबसे पहली बात हम यहां पे छोटी सी बात लिखेंगे। शुरुआत करने से पहले लिखिए वेन पहले छोटा सा टॉक लिख लीजिएगा। वेन एवर बीटा एलिमिनेशन gives two different products, whenever beta elimination gives two different products, that is more alkylated alkene, ब्रैकेट में लिखिए सेडजेफ प्रोडक्ट and less alkylated alkene, ब्रैकेट में लिखिए हॉफमैन प्रोडक्ट। generally सेडजेफ प्रोडक्ट is major. Generally सेडजेफ प्रोडक्ट is major and predominant over Hoffman product. But there are 5 instances where Hoffman product is predominant over Seedzef. There are 5 instances where Hoffman product is predominant over Seedzef product. I think so लिख लिया। अब समझो इस बात को। हमने कहा जब भी एल्कीन की हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं, E1 से करें, E2 से करें, E1CB से करें, ज्यादा जगहों पर जनरली सेडजेफ मेजर होता है, लेकिन 5 ऐसे हमारे पास इंस्टेंसेस है, 5 जगह पर जिसको देखने से हम हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। वो 5 जगहें कौन सी है, वो 5 इंस्टेंसेस कौन से हैं, प्लस एक बोनस में दूंगा। ठीक, दैट इज 6-1 फॉर एडवांस्ड एटसेट्रा। ठीक, तो पहला सबसे पहला इंस्टेंस 1 जहां पे हम कौन से इंस्टेंस पढ़ रहे हैं बेटा, जहां हॉफमैन मेजर हो। सेडजेफ तो सारी जगह हमने बोल दिया मेजर है, हम सिर्फ वही केसेस पढ़ रहे हैं जहां हॉफमैन मेजर हो। तो बेटा सबसे पहला इंस्टेंस 1, व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर, इसमें बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of alkyl halides when leaving group is a poor leaving group
दैट इज फ्लोराइड। ठीक, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब भी कभी फ्लोरीन लगा होता है, फ्लोरीन इज अ बैड लीविंग ग्रुप, रिएक्शन मूव्स थ्रू इवन सीबी, रिएक्शन मूव्स थ्रू इवन सीबी। तो बेटे अगर मेरे पास ऐसा हो गया कि CH3 CH2 CHF और CH3 ऐसा कोई इंस्टेंस है, अब हमें पता है कि अगर मैंने इसमें अल्कोहलिक KOH लगाया तो रिएक्शन विल मूव थ्रू इवन सीबी। ये पिछली बार आपको समझाया था कि फ्लोराइड्स अंडरगो इवन सीबी, और इवन सीबी रिएक्शन में बेटे हम लोग ना सेडजेफ ना हॉफमैन सबसे पहले देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। पहले हम ये ढूंढते हैं बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, और फिर ये ढूंढते हैं उनमें से एसिडिक कौन है। जैसे बेटा इस केस में अगर हम देखें, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर बीटा कार्बन, इजंट इट? नाउ इस कार्बन पर ये जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, और देने की वजह से ये हाइड्रोजन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? लेस एसिडिक हो जाएंगे, दे विल बी लेस एसिडिक। जबकि यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इवन सीबी रिएक्शन में हमें पता है कि हम हमेशा क्या निकालते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। इवन सीबी यानी कॉन्जुगेट बेस टाइप। तो कॉन्जुगेट बेस तो तभी बनता है अगर हाइड्रोजन क्या हो? एसिडिक। तो ऐसे केस में मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, विच इज अ हॉफमैन प्रोडक्ट। लेसर एल्काइलेटेड हो गया कि नहीं? अगर यहां से निकलता तो क्या होता? मोर एल्काइलेटेड। अगर यहां से निकलता तो क्या होता? मोर एल्काइलेटेड, वो सेडजेफ प्रोडक्ट होता। लेकिन यहां पे हम वो नहीं देख रहे, यहां हम एसिडिक हाइड्रोजन देख रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला ज्यादा एसिडिक था, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ गया? हॉफमैन। माइंड दिस, हम यहां हॉफमैन या सेडजेफ की बात नहीं करते इवन सीबी में, हम किसकी बात करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन की। तो ये एक स्पेसिफिक केस है जहां पे हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक ही निकला, और उससे प्रोडक्ट ही क्या बना? हॉफमैन। मैंने एक और एग्जांपल इसमें तुम्हारे साथ शेयर किया था पिछली बार इवन सीबी करवाते हुए। यहां मैंने CCl3 लगाया था, तो मैंने यहां से H निकाला था, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें हमारे को क्या चाहिए? मोर एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत होती है। गॉट इट और नॉट? इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा एसिडिक हाइड्रोजन ही ऐसा है कि हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बने? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ऐसी कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट प्रिवेल कर सकता है, ऐसी कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट प्रिवेल कर सकता है। सो बोलो, फर्स्ट इंस्टेंस क्लियर हो गया सभी को कि नहीं? यस और नो? हाँ जी बेटे। कहां पे? जो आपने बताया क्लोरीन वाला एग्जांपल, क्लोरीन वाला, तो उसमें हमारा उसमें भी क्लोरीन ही निकलता है हमारा, क्लोरीन क्यों नहीं निकला? बेटे दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी चीज आसानी से रिप्लेस हो सकती है, क्योंकि इवन सीबी साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो क्लोरीन की लीविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी से हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो बेस पहले किसको निकाल लेता है? हाइड्रोजन को, उससे कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो यू आर वेरी राइट। बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा है मैं सबसे शेयर करना चाहता हूं ताकि पता चल सके आपको। ठीक, देखो इसने कहा कि सर आपने पिछले बार ये एग्जाम्पल मुझे बताया था कि अगर हमारे पास ये वाला H हो, ठीक, और यहां पे F हो, यहां पे CH3 हो, तो आपने ये कहा था कि इस H को यहां पे यूं शो कर देंगे हम लोग, ठीक, और इस H में ये वाला H ज्यादा एसिडिक है बिकॉज इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। अब हमें पता था कि ये वाला जो है ये माइनस आई शो करता था, तो हमने बोला ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ठीक, ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। अब इसका कहना है कि सर यहां से क्लोरीन क्यों नहीं निकला? इसका कहना है यहां से क्लोरीन क्यों नहीं निकला? फ्लोरीन अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्लोरीन क्यों नहीं निकला? ठीक, देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, बेसिकली इसका मैकेनिज्म ही चेंज हो गया। रीजन क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हो गए, तो क्लोरीन के लीव करने से पहले बेस इसके हाइड्रोजन पे अटैक करके कॉन्जुगेट बेस बना देगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस बन गया, अगर कॉन्जुगेट बेस बन गया तो बेटा रिएक्शन का मैकेनिज्म इवन सीबी। अगर इवन सीबी हो गया
उसके बाद भी कटायन बनने, अनायन बनने के बाद ये भी निकल सकता था, ये भी निकल सकता था कि नहीं। बट जब अनायन बनता है तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट भी होता है। माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ऑफ फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होते हैं और फ्लोरीन गोज आउट एज अ गुड, एज अ लिविंग ग्रुप। भले ही क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, बट अब मतलब समझो इसका, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नवदीप। CCl3 CH और यहां पे नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, यहां पर F, ठीक, और यहां पे बन गया CH3। अब बेटा देखो, इस क्लोरीन को अगर मैं ऐसे शो कर देता हूं, चलेगा। अब देखो दो जगह इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, वेदर दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव हियर एंड क्लोरीन कैन गो आउट एज अ लिविंग ग्रुप, and chlorine is a better living group than fluorine. And second thing, electron can move here and can go there. But minus I किसका ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन का। माइनस आई किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल इस साइड ज्यादा मिल रहा है देन दैट ऑफ दिस, इसलिए यहां से फ्लोरीन निकल रहा है, क्लोरीन नहीं निकल रहा है। हालांकि बेटर लिविंग ग्रुप क्या था, क्लोरीन था। सो थैंक्स लॉट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक। इट इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। पर बेसिक बात हम यहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन का पढ़ रहे थे, तो कहीं कहीं पर अगर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाए और रिएक्शन E1CB चल रहा हो और हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाए, तो हम हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर बना देते हैं देन दैट ऑफ सेट्जेफ। इज इट क्लियर। तो इंस्टेंस 1 क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे इंस्टेंस 2। अब हम बात करेंगे इंस्टेंस 2, सेकंड इंस्टेंस जहां हम हॉफमैन को मेजर बनाते हैं, ठीक है जी। बेटा सेकंड इंस्टेंस तब लेंगे जब कभी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इज लार्ज इनफ, ठीक। लिखिए, हॉफमैन रूल ऑल्सो प्रिवेल्स, इंस्टेंस 2 में हॉफमैन रूल ऑल्सो प्रिवेल्स फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड्स, secondary and tertiary halides if nucleophile or a base, if nucleophile or a base is very bulky, is very bulky. For example, मैंने लिया CH3 CH2 CH2Br CH3, इसका रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं और इस पे बेटा मैं जो न्यूक्लियोफाइल लगाना चाहता हूं वो है टर्ट ब्यूटॉक्साइड। क्या लगाना चाहता हूं, टर्ट ब्यूटॉक्साइड। नाउ व्हाट इज टर्ट ब्यूटॉक्साइड, CH3C CH3 यहां पे O नेगेटिव और Na1 पॉजिटिव। तो इसको क्या बोला हमने बोला सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है जी। अब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इतना बल्की है, बड़ा है ना भाई, दिस न्यूक्लियोफाइल इज क्वाइट अ लार्ज न्यूक्लियोफाइल और नॉट। सो बिकॉज इट इज वेरी लार्ज न्यूक्लियोफाइल, इट कुड नॉट अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन, ठीक, क्योंकि यहां स्टीरिक हिंड्रेंसेस मिलेंगी, जबकि यहां कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो ऐसे केस में बल्कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर पाएगा जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस इस कार्बन पे नहीं होगी, इसलिए आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो इस कार्बन से निकलेगा, ठीक है जी। हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा एंड यू विल बी गेटिंग अगेन अ हॉफमैन प्रोडक्ट ओवर हियर। तो जब कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसे कोई हैलाइड हो और हमारा जो ब्यूटॉक्साइड हो, मतलब बेस जो है वो बहुत बल्की है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तो ऐसे केस में आपके पास डेफिनेटली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। बोलो दूसरा इंस्टेंस समझ में आया, ठीक। हाँ जी बेटे, इसमें E1CB थोड़ी है, दिस इज द E2 रिएक्शन। ब्रोमीन इज नॉट अ बैड लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक इनफ, सो दिस इज नॉट E1CB, दिस इज अंडरगोइंग E2, सो देयर इज अ डिफरेंस इन मैकेनिज्म बेटा, गॉट इट और नॉट। तो इसलिए यहां पर आपके पास ऐसा हो गया, या फिर कोई भी टर्शरी ले लेते या कुछ ऐसा ले लेते, ठीक। इंस्टेंस 3, इंस्टेंस नंबर 3 जहां पे हॉफमैन इज प्रीडोमिनेंट,
इंस्टेंस नंबर 3 जहां हॉफमैन इज प्रीडोमिनेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड विद क्वाटरनरी गामा कार्बन। क्या बोला? प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स विद क्वाटरनरी गामा कार्बन। कोई प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड है जिसका गामा कार्बन क्वाटरनरी है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो CH3C, CH3, CH3, CH2, CHBr और CH3 है। ठीक है बच्चों। नाउ इन दिस केस मैं कोई भी बेस लगा रहा हूं, से मैंने इथोक्साइड लगा दिया, ठीक, अल्कोहलिक KOH लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब यहां पे बीटा हमारे पास ये सेकेंडरी है कि नहीं, और ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है कि नहीं है। अब ऑब्वियसली क्योंकि बीटा कार्बन ब्रांच नहीं है, जब बीटा कार्बन ब्रांच नहीं होता रिएक्शन कौन सा होता है? E2। अगर बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग आती है तभी रिएक्शन कैसा होता है? E1। तो यहां रिएक्शन कौन सा होगा? E2 होगा। अगर रिएक्शन E2 होगा तो अटैक यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी अटैक हो सकता है, पर यहां बल्क इज क्वाइट मोर, बल्क इज क्वाइट मोर। तो इस बल्क की वजह से यहां अटैक कर पाना मुश्किल है, जबकि यहां अटैक कर पाना इजी है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब यह हो गया कि यहां प्रोडक्ट बना CH3C, CH3, CH2, CH, ठीक, और 2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया बेटा। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर नीट प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। गॉट इट? ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे से इंस्टेंस 3 पे, ठीक, कि गामा कार्बन हमारा कैसा है? क्वाटरनरी है बेटा। गामा कार्बन कैसा है? क्वाटरनरी है। तो ऑब्वियसली गामा कार्बन क्वाटरनरी होने की वजह से यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस इज टू लार्ज, तो बेस जो है वो अंदर वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है, वो वहां कर पाता है जहां पे उसको स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम मिल सके, क्योंकि रिएक्शन E2 है। E2 में हम क्या देखते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंसेस। क्लियर? अगर मान लो यहां पे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होता तब क्या होता? E1। तब क्या होता? E1। तब तो कोई टेंशन नहीं थी। E1 में तो हमारे को कार्बोकेटाइन बनाना है, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस देखने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे कौन सा है? E2। बेटा E2 है तो स्टीरिक हिंड्रेंस देखने की जरूरत है। तो पहले तो ये क्लियर करो E1 कहां, E2 कहां। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट बताया था आपको, बहुत सिंपल, कि अगर आपका बीटा कार्बन ब्रांच्ड हो जाता है तो आप क्या बोल देते हो? E1। अगर ब्रांच नहीं होता तो जनरली क्या बोलते हो? E2। बाकी बेस की कंसंट्रेशन और बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर और नॉट? तो इंस्टेंस 3 इज क्लियर? ओके। इंस्टेंस 4, इंस्टेंस 4 देखो बेटा, इंस्टेंस 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस, जनरली नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर, ठीक। ये सिर्फ ये है कि कभी कोई क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इंस्टेंस 4, इट इज द केस ऑफ डिहाइड्रेशन बेसिकली। तो इंस्टेंस 4 जो है हमारे पास, इंस्टेंस 4, इंस्टेंस 4 बेटा, इट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन of alcohols in the presence of alumina, Al2O3। टेम्परेचर होता लगभग 623 केल्विन और 615 केल्विन, और थोरिया THO2, थोरिया at 300 to 400 केल्विन। बेटा जनरली हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं H2SO4 में। किसमें करवाते हैं? H2SO4 में। लेकिन बेटा अगर यही डिहाइड्रेशन हम Al2O3 में करवाएं या थोरिया में करवाएं, जो कि हम करवा सकते हैं, ठीक, अगर उसमें करवाएं तो डेफिनेटली हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनता है, उसमें सेट्ज़ेप प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास CH3, CH, CHOH, CH3 है, ठीक है, दिस इज एन अल्कोहल।
अब ऑब्वियसली दिस इज योर बीटा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन, इजंट इट? ठीक, यहां से निकलेगा तो सेट, वहां से निकलेगा तो हॉफमैन। बेटे अगर मैंने यहां पे H2SO4 लगाया होता 443 केल्विन पर, ठीक, अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, तो आपका प्रोडक्ट बनता CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यानी सेट्स प्रोडक्ट बनता। कैसा बनता? सेट्स प्रोडक्ट। लेकिन बेटे हम यहां डिहाइड्रेशन किसमें करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं Al2O3 में 623 केल्विन। तो बेटा ऐसे केस में वी गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट, वी गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। या फिर इसको हमने करवाया होता थोरिया में THO2 300 to 400 केल्विन, तो भी हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। तो बेटा चौथा चीज समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है ना? हाँ जी बेटे, ये जब इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो जरूर क्लियर करूंगा। एक्चुअली Al2O3 विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। कैसे एक्ट करेगा? लुईस एसिड। तो वो बेटे इसके लोन पेयर पे अटैक करता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हमारे पास, यू कैन से स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं बनता और अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बनता, तो ज्यादा एसिडिक वाला हाइड्रोजन निकलता है इसमें भी। ठीक, तो इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से निकलता है देन दैट ऑफ नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। तो खैर दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल व्हेन विल डू डिहाइड्रेशन। बट येट यहां पे समझ लीजिए कि अगर अल्मोना या थोरिया होगा तो हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट, बट अगर H2SO4 होगा तो सेट्स प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? ओके डन। अब जो पांचवा इंस्टेंस है बेटा, ये थोड़ी आंखें खोल खोल के करना, इसके ऊपर हर साल, हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, हर दूसरे साल इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक, और मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2-3 क्वेश्चन है इसमें, तो 2-3 क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक, इंस्टेंस 5, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेंस, इंस्टेंस 5। बेटा इंस्टेंस 5 क्या होता है? when leaving group is charged and bulky। क्या बोला? when leaving group is charged and bulky। जब आपका लीविंग ग्रुप चार्ज होता है और बल्की होता है। सर बात ही नहीं समझ में आ रही है ना? देखो, अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप ऐसा लगा रहे, ठीक है जी, दिस इज अ बिग लीविंग ग्रुप, इजंट इट? 3 मिथाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन, और ऊपर से नाइट्रोजन कैसा है? चार्ज्ड। इसी तरह से सल्फर के ऊपर पॉजिटिव एंड CH3 का होल ट्वाइस। सो अगेन लीविंग ग्रुप इज चार्ज्ड एज वेल एज बल्की। ऐसे केस में बेटे 102% यू विल गेट व्हाट? हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक, देखो बेटे बेसिकली अगर आपका एक एग्जांपल डील करते हैं अपन, यहां पे आया CH3 CH, यहां पे H, यहां CHN, N पे CH3 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 1 पॉजिटिव एंड CH2H, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, मतलब ये CH3 है। अब इस केस में दिस इज योर लीविंग ग्रुप, इजंट इट? इट इज क्वाइट अ बिग लीविंग ग्रुप, इट इज क्वाइट अ बिग लीविंग ग्रुप। ठीक है जी, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छा नहीं सॉरी, बिग लीविंग ग्रुप है। और दूसरी बात क्या है? चार्ज्ड भी है। बेटा ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका मैकेनिज्म है, इट इज नॉट प्योरली इवन CB, ना तो प्योरली इवन CB है, क्योंकि इवन CB में तो हमारा क्या बनता है? कार्बन आयन, इसमें कार्बन आयन बनता नहीं। और ना प्योरली E2 है, ना प्योरली E2 है। ठीक, इट इज इन बिटवीन इवन CB एंड E2। इसमें मैकेनिज्म जो होता है ये लगभग इंटरमीडिएट है इन बिटवीन E2 एंड इवन CB, मतलब वी आर नॉट श्योर फॉर दिस मैकेनिज्म, ये इसके बीच बीच का कुछ है। पर इसमें भी हम देखते एसिडिक हाइड्रोजन ही है,
ठीक, देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन क्यों। देखो, दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। व्हाई दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप? प्लीज सी दिस, व्हाई दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। हमने लिविंग ग्रुप को कैसे देखा था? अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है बेटे? जो कम बेसिक हो। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? लेस बेसिक हो। अब बेटे देखो, 2 मिनट के लिए अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालूं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन अपने यहां चले गए और ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया, निकलने से क्या बनेगा बेटा हमारे पास? NCH3 CH3 CH3। इज इट अ टर्शियरी अमीन? ये टर्शियरी अमीन है, और टर्शियरी अमीन इज वेरी बेसिक। क्यों? ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहे हैं। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस और नॉट? सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। सो वी हैव अ पुअर लीविंग ग्रुप ओवर हियर। जब ये लगा हुआ था चार्ज, तब तो हमें लग रहा था बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, पर निकलने के बाद समझ में आया यार ये तो बेस बन गया, और बेस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। सो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, यानी पहले लीव नहीं करेगा, पहले लीव नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली इसका मतलब बेस का अटैक पहले हाइड्रोजन पे होगा। इसके लीव करने से पहले बेस का अटैक कहां पे होगा? हाइड्रोजन पे होगा। अब हाइड्रोजन पे होगा तो बेटा बेस कौन से हाइड्रोजन पे ज्यादा आसानी से अटैक करेगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा। अब एसिडिक ये ज्यादा कि एसिडिक ये ज्यादा? ऑब्वियसली मोर एसिडिक, ऑब्वियसली मोर एसिडिक। तो ये मोर एसिडिक पे ही बेस अटैक करेगा, जो भी बेस आप लगाओगे उसी पे अटैक करेगा। तो सर ये इवन सीबी क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इवन सीबी में तो बेस पहले इसको निकाल के क्या बनाता है? अनायन। इसमें अनायन नहीं बना रहा, इसमें अनायन नहीं बना रहा। साइमल्टेनियस अटैक, और साइमल्टेनियसली इसका निकलना है, यानी E2 टाइप। लेकिन E2 में तो हम हाइड्रोजन एसिडिक कभी नहीं देखते थे, है ना? E2 में तो कभी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं देखते थे। तो कंडीशन किसकी है? इवन सीबी की भी है, कि किस हाइड्रोजन पे अटैक हो रहा है जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। और ज्यादा एसिडिक किसमें देखते थे? इवन सीबी में। तो कंडीशन इवन सीबी वाली भी है, लेकिन कॉन्जुगेट अनायन नहीं बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस नहीं बन रहा है, इसलिए ये इवन सीबी भी नहीं है। साइमल्टेनियस है तो का मतलब क्या है? E2। सो रिएक्शन इज इन बिटवीन इवन सीबी एंड E2। बोलो, इज इट क्लियर? और इसी वजह से बेटे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये यहां से यहां बाहर जाएगा, यू विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, which is a Hofmann product, which is a Hofmann product, and you will be getting tertiary amine and water out. और मजे की बात बताऊं, इस रिएक्शन का नाम ही हॉफमैन एलिमिनेशन है। इस रिएक्शन का नाम ही क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन। तो बेटे इस रिएक्शन का नाम ही हम लोग क्या लेते हैं? नाम ही हम हॉफमैन एलिमिनेशन रख देते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। और इसीलिए इसका प्रोडक्ट भी हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन इज neither E2 nor it is even Cb, because here we see acidic hydrogen, which is the condition of even Cb, but we do not form carbon ion. ठीक, simultaneously leaving group is going out and hydrogen is going out, which is E2 type. So E2 और even Cb के बीच बीच का मैकेनिज्म ये हो गया एक तरह से, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो हॉफमैन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ही हमेशा क्या होता है? हॉफमैन रूल होता है बेटा। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा बल्की ग्रुप दिखाई दे तो आपने हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। बोल बेटा, क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? जैसे इस पे जो 2-3 क्वेश्चन हमारे को पेपर में आए हैं, ठीक, उसको अपन करते हैं डिस्कस, ताकि आपको आए समझ में। ठीक है, देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन मेरे बच्चे करेंगे, करेंगे कि नहीं? अब मान लो मेरे पास है एक ऐसा नाइट्रोजन, ये पेपर में क्वेश्चन आया, यहां पे लिखा Me, यहां पे लिखा PR, ET रादर, ET, और यहां लिखा Bu, और यहां लिख दिया OH नेगेटिव, एंड यहां पे बोल दिया हीटेड, और कहा प्रोडक्ट बताओ जी। नो सर, ये Me, ET, Bu ये क्या है? इट्स वेरी सिंपल। Me मतलब मिथाइल, ET मतलब
इथाइल एंड BU मतलब ब्यूटाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको कैसे बनाया, इसको थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूं। अब देखो मैंने इसको हिंदी में कैसे लिखा, ये N है, ये ग्रुप तो अपनी जगह ऐसे लगा देते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं। यहां पे आया CH3 लिख दिया जी, मिथाइल। यहां पे क्या आया, CH2 CH3 लिख दिया जी, इथाइल। यहां आया CH2 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 CH3। और ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो होना ही है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 4 के साथ अगर जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही है ना, अदरवाइज तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इजंट इट। अब हमें यहां पे OH की प्रेजेंस में हीट करना है, तो देखो पहले क्या देखना है, सबसे पहले तो इसमें लोकेट करो कि बीटा कार्बन कौन सा है। सबसे पहले क्या लोकेट करोगे, बीटा कार्बन कौन सा है। बेटा सी, दिस इज अल्फा कार्बन और नॉट, जल्दी बोलना जल्दी, इज दिस अल्फा कार्बन, सो दिस इज बीटा। इज दिस अल्फा कार्बन, कोई बीटा है इधर, नहीं है, इधर अल्फा बीटा, इधर अल्फा बीटा, और हमें पता है बीटा हाइड्रोजन निकालने हैं। और रिएक्शन कैसा है, E1CB एंड E2 के बीच का, जिसमें हम क्या देखते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब इन सब बीटा हाइड्रोजन में से एसिडिक हाइड्रोजन देखो कौन ज्यादा है, क्या इस पे ज्यादा एसिडिक होगा, या इस पे ज्यादा एसिडिक होगा, या इस पे ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो बोलो फटाफट। ऑब्वियसली हमारा ये वाला जो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। कौन से वाला, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, होगा कि नहीं, ठीक है, ये समझ में आ जाता है कि नहीं। सो दिस बिकम्स द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये मोस्ट एसिडिक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और यहां के इलेक्ट्रॉन इसके मुंह पे मारे जाएंगे, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो बना क्या बेटे हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बना, N के साथ ये बड़े वाला ग्रुप तो एज इट इज रह गया कि नहीं रह गया, बोलो, बड़े वाला ग्रुप एज इट इज रह गया। मिथाइल एज इट इज रह गया कि नहीं रह गया, हाँ जी। ब्यूटाइल एज इट इज रह गया कि नहीं रह गया, रह गया ना। निकला क्या यहां से, CH2 CH2, तो निकल के बाहर आया आपके पास इथीन और साथ में वाटर। बोलो क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों को। तो हमने यहां पे पहले क्या लोकेट करने हैं, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में से देखना कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक, जो सबसे ज्यादा एसिडिक उसी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है जी। तो चलो फिर एक मेरे बच्चे खुद करेंगे ये दूसरा क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में आया हुआ है। आपसे चाह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कर दें, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही करोगे। चलो बच्चे, इसका प्रोडक्ट बता दो, जल्दी, और जल्दी से पहले, पहले से भी जल्दी। कर लिए बेटा, सी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बीटा कार्बन कौन सा है, ठीक। हमें पता नाइट्रोजन का ये क्या है, ओनली अल्फा, मिथाइल मतलब CH3 ओनली अल्फा, देयर इज नो बीटा, और यहां पे अल्फा। तो इन दो की टेंशन मुक गई, यहां पे बीटा है ही नहीं। नौ इसके साथ जुड़ा हुआ ये अल्फा
ये बीटा, इसका जुड़ा हुआ ये अल्फा, ये बीटा, इजंट इट? अब बेटे हाइड्रोजन यहां पे भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन यहां पे भी लगा हुआ है। अब इन दोनों हाइड्रोजन में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जरा बताओगे? ऑब्वियसली दिस इज मोर एसिडिक और नॉट? तो ये मोर एसिडिक है, हमें इसमें मोर एसिडिक देखना था। तो यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक, ये H बाहर जाएगा, तो फिर यहां के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? है ना जी। जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, यहां डबल बॉन्ड आया, तो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा। डबल बॉन्ड इन दो के बीच में बनेगा, अल्फा बीटा के बीच में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, N, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया ना भाई, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट गया। यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, और बाहर क्या निकला? वाटर। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटे, वेरी सिंपल है। आपने यहां से इलेक्ट्रॉन यहां डाले, बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल गया बेटा, इसको हमने बाहर निकाल दिया। जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, यहां डबल बॉन्ड आया, तो बेटा अगले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, है ना? जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, ठीक? तो ये बॉन्ड टूट गया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये बॉन्ड टूट गया, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, यहां बीच में क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। क्लियर? समझ में आया सभी बच्चों को? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन? So this was how Hoffman elimination was done. This was how Hoffman elimination was done. तो हमने 5 इंस्टेंस किए, तो मैं थोड़ा सा रिवाइड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कहां पे कौन सा प्रोडक्ट निकाला। देखो बेटा, सबसे पहला इंस्टेंस 1 था जब हमने बोला डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर लाइक F नेगेटिव एंड हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इनफ, बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इनफ, ठीक? तो हॉफमैन प्रोडक्ट आ सकता है अगर वो वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो। क्लियर? दूसरी बात, यानी E1CB में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बन सकता है बशर्ते ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो। ये वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, अगर ये ज्यादा एसिडिक हो गया तब तो सेटजेफ ही बनेगा, बट अदरवाइज क्या बनता है? हॉफमैन, जो ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ऐसा हो सकता है जब लीविंग ग्रुप, जब आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की हो। इंस्टेंस 2, न्यूक्लियोफाइल या बेस, बेस इज बल्की, ठीक है जी। तीसरी बात, प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, जहां बीटा कार्बन क्या हो? क्वाटरनरी। यानी यहां से हमें एक बात समझ में आई, अगर हमारे सबस्ट्रेट में बल्क ज्यादा हो या हमारा बेस ज्यादा बल्की हो, दोनों केसेस में हॉफमैन रूल, यानी बल्की थिंग हॉफमैन, हल्की थिंग सेटजेफ। समझ में आ गई बात? अगर आपका सबस्ट्रेट का बल्क बढ़ा या फिर आपके न्यूक्लियोफाइल का बल्क बढ़ गया तो समझ लेना कौन सा हो सकता है? हॉफमैन, ठीक? और दूसरी बात, पहली बात तो बल्क देख ली, चाहे सबस्ट्रेट का और चाहे बेस का, ठीक? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हुआ तो कान पहले खड़े हो जाएंगे कि यहां हो सकता है कि हमारे पास क्या बने? हॉफमैन बने, बशर्ते सबस्ट्रेट में भी काफी बल्क हो। क्लियर हो गया? तो अगर बल्क ज्यादा तब तो, या फिर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो, या फिर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाए, जैसे इन केस ऑफ जो हमने पहले पढ़ा E1CB, या हमने जो पढ़ा हॉफमैन एलिमिनेशन, इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा क्या हो गया था? एसिडिक। तो पहली कंडीशन या तो बल्क बहुत ज्यादा हो, दूसरी कंडीशन या फिर बीटा हाइड्रोजन हॉफमैन वाला ज्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक? और उसके साथ लगा हुआ लीविंग ग्रुप थोड़ा पुअर हो जाए, तो ऐसे केस में डेफिनेटली हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट आ सकता है। और एक स्पेशल यहां पे एक केस और डिस्कस किया हमने, दैट इज इंस्टेंस 4, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और थोरिया, ठीक? हॉफमैन एलिमिनेशन आपको पूरी तरह क्लियर हो गई, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कहां हॉफमैन, बाकी सब जगह सेटजेफ।
इन इंस्टेंसेस में हॉफमैन, बोलो कर लोगे क्या? लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, ठीक? अब ये किसी ने लेना है ले लो भाई, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है, ठीक? देखो ऐसा है, एक स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। किसमें? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। व्हाट द हेल आर बाईसाइक्लो कंपाउंड? बेटे मैंने आपको +1 में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में बताया है। बाईसाइक्लो कंपाउंड कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं, है ना जी? दिस अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। 2 साइकिल होते हैं, कुछ नहीं है यार, ऐसे देखने में बनाया हुआ है ना, ये हमारे लड्डू बना रहे हैं बेसिकली। ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो ये है, ये है भाई। बस इसको खींच के ना ऊपर को ले गए च्युइंगम की तरह, ये बीच से पकड़ा, ट्विंग, समझ में आई? तो ये ऊपर को चला गया, तो ऐसे बना दिया। देखने में है बेचारा शरीफ से ऐसा था, पर इसकी खिंचाई हो गई, समझ लो। क्लियर हो गया? अब ऐसा हो गया। इसमें हम ये पढ़े थे कि ये वाले जो कार्बन होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन्स। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन्स। दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज हेड कार्बन्स। ये हरे हरे वाले जो बना दिए मैंने, ये क्या हो गए? ब्रिज हेड कार्बन्स। हेड कार्बन्स, ब्रिज हेड कार्बन्स। क्लियर? और ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले जो कॉमन ब्रिज हेड, कौन से? 2 रिंग्स के कॉमन कार्बन। ब्रिज हेड कौन से? 2 रिंग के कॉमन कार्बन। ये दोनों कॉमन थे ना दोनों रिंग में, तो ब्रिज हेड। और बाकी जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ब्रिज कार्बन्स होते हैं, इनको ब्रिज कार्बन बोलते हैं, ठीक? जो 2 रिंग के कॉमन है उनको ब्रिज हेड, ठीक? और जो अलग अलग से हैं वो कौन से हैं? ब्रिज कार्बन्स। क्लियर है? ये बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं। अब बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड में ना एक रूल दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल, ठीक? ब्रेट्स रूल कहता है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे ना तो हम पॉजिटिव चार्ज कटायन बनाएंगे और ना ही कभी उस पर डबल बॉन्ड लाएंगे, ठीक? यानी पॉजिटिव चार्ज, ये मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं इसका। ब्रिज, वैसे तो ब्रेट्स रूल लिखा अलग तरीके से है, बट मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं जितना का आपको समझना है, कि पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड शुड नॉट बी formed at bridgehead carbon unless the ring is large enough। कहता है ब्रिज हेड कार्बन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ना ही हमारे पास क्या आ सकता है, ना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ना ही डबल बॉन्ड आ सकता है, जब तक कि रिंग बहुत बड़ा ना हो जाए, ठीक? यानी 7 मेंबर रिंग ना हो जाए, 6 मेंबर रिंग ना हो जाए, तब तक कभी ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे ये भी बताएंगे, और क्यों डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे ये भी बताएंगे। पहले हम थोड़ी इसके एलिमिनेशन कर लेते हैं ना, ताकि हमें समझ में भी आए क्या बात है क्या नहीं। देखो भाई, इसकी एलिमिनेशन करने के लिए, दिस इज योर अल्फा कार्बन और नॉट? क्विकली बताओ, इज दिस अल्फा कार्बन और नॉट? सो इज दिस अ बीटा कार्बन एंड दिस इज अ बीटा कार्बन और नॉट? So to this beta carbon we are definitely having a hydrogen over here, isn't it? हाँ जी। अब ये दोनों प्रोडक्ट दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? अगर मान लो, ध्यान से सीखना, मान लो अगर मेरे पास यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते तो ये बॉन्ड टूटता भाई, और यहां डबल बॉन्ड आता और ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जाता। जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं जाता कीर्ति? तो हमारे पास बनता क्या? बनता कुछ इस तरह से,
यहां डबल बॉन्ड आता कि नहीं? क्यों आशीष जी, समझ में आया? हाँ, एक बात और भी हो सकती थी, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होते यहां पर तो ये वाला बॉन्ड टूटता भाई, ये वाला बॉन्ड टूटता, और Br ने तो जाना ही था, तो हमारे पास क्या बनता? तो हम ऐसा बना सकते थे, यहां डबल बॉन्ड आता, आता कि नहीं आता भाई? समझ में आ रहा है? इधर डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा में बनाना है ना डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा में या यहां, दैट्स ऑल। अब ये सेट द प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके आसपास अल्काइल ग्रुप ज्यादा है ना भाई, एल्कीन के आसपास, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप, यहां पे ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप ज्यादा है भाई, तो मोर एल्काइलेटेड है, तो ये सेट द प्रोडक्ट है। और इसके आसपास देखो सिर्फ एक और दो ही अल्काइल ग्रुप है, ये लेसर एल्काइलेटेड है कि नहीं? सो ये हॉफमैन प्रोडक्ट है कि नहीं भाई? है ना? हमने बोला ब्रेटसूल कहता है कि कभी भी ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। यहां ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस ब्रिज हेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना? सो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी यहां पे सेट्स प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, सेट्स प्रोडक्ट यहां पॉसिबल नहीं है, और यही पॉसिबल है, तो यहां हॉफमैन रूल लग गया कि नहीं लग गया भाई? समझ में आई? अब सर ये तो बता दो यार, ब्रेट रूल बोलता क्यों है? देखो सिंपल बात है, अगर हमने डबल बॉन्ड बनाया या पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp3 से sp2 चेंज करेगी। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन और कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज sp2, तो sp3 से sp2 चेंज करेगी। sp2 में बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाना चाहिए था, उससे रिंग में क्या हो जाता है? एंगल का स्ट्रेन। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन। हम ये पता है हमारे को कि यहां पे वैसे ही एंगल उतना नहीं बनना है, ठीक है ना भाई? रिंग्स में हमेशा एंगल का स्ट्रेन होता है कि नहीं? तो डबल बॉन्डेड कार्बन या पॉजिटिव चार्ज आने से, डबल बॉन्ड आने से या पॉजिटिव चार्ज आने से रिंग का स्ट्रेन बढ़ता है, रिंग का स्ट्रेन बढ़ता है, तो वो स्टेबल नहीं होता है, बशर्ते रिंग इज लार्ज एनफ, तो वो इतना स्टेबिलिटी ले लेता है। लेकिन रिंग अगर छोटा होगा, 5 कार्बन का होगा, तो बेटा फिर एंगल का स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगा, उस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यहां पे रिंग एक्चुअली कितने कार्बन का आया? 1 2 3 4 5 कार्बन का आया कि नहीं आया? अरे यार इसको बनाना तो ऐसी है, मेरे को ऐसे देखते हो मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है, बनाना तो ऐसी है ना यार। तो कितने एटम का रिंग है दोस्तों? 1 2 3 4 5, क्या ये 5 एटम का रिंग है कि नहीं? सो रिंग इज नॉट लार्ज इनफ ना, तो इस वजह से बेटा यहां पे तो हॉफमैन हो सकता था, यहां सेट्जेफ नहीं हो सकता था। क्लियर हो गया? दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल। तो ब्रेट्स रूल कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना तो कभी भी हमारे पास, ब्रेट्स रूल कहता है डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना तो हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, ना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, अंटिल द रिंग इज लार्ज इनफ। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं बेटा, ठीक? और डिटेल इसकी ले लेते हैं। मान लो मैं 3 कंपाउंड यहां लिख रहा हूं, प्लीज अपने डोडे यानी आंखें खुली खुली रखें, ठीक? तो हमारे पास सबसे पहला ये जो मैंने अभी बनाया था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये,
ठीक है, ये 3 है। इसको थोड़ा हिंदी भाषा में भी लिख दे साथ में, ताकि समझ में आ जाए। यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो भैया किसी के पेट में दर्द तो नहीं, इसी को तो खींचा है ना हमने। अगर इसको लिख दूं, यही है ना भाई ये, और अगर इसको लिख दूं, यहां 2 कार्बन है, क्यों जी? यहां क्या क्या था? एक एक कार्बन था, तो मैंने एक एक चोंच बनाई थी। यहां बीच में कितने कार्बन है? 2, तो ये 2 बनाए हैं मैंने। इसी को यहां से पकड़ के खींचा होगा भाई ने ऊपर। समझ में आती बात? नाउ अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH में रिएक्ट करवाता हूं, अल्कोहलिक KOH, अब हमें पता है दिस इज योर बीटा कार्बन and this is your beta carbon, and here the ring is not large enough, isn't it? रिंग कितने एटम का है? 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल हमारे पास ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी यहां से एलिमिनेशन नहीं होगी, यहीं से एलिमिनेशन होगी। होगी कि नहीं? इसलिए प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे बन गया लाइक दिस, and this is Hoffman product, isn't it? This is Hoffman product, clear? अभी यहां आ जाओ, अगर यहां पे अल्कोहलिक KOH लगाया मैंने, ऑब्वियसली दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा, है ना जी? अब यहां ब्रिज हेड पे तो आना नहीं, क्योंकि रिंग इज अगेन 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग। इज इट अ लार्ज इनफ रिंग? It is not a large enough ring. So again Brett's rule is applied. So according to Brett's rule, यहां हाइड्रोजन है अभी कि नहीं है? है ना? ना होता तब तो झक मार के यहां से करना पड़ता, बट अगर है ना, तो है, तो यहां से तोड़ेंगे अपन और यहां पे वही वाला बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बन जाएगा। बट अब की बार क्योंकि ये ज्यादा अल्काइलेटेड है, CH3 भी लगा हुआ है, तो ये सेट्जेप प्रोडक्ट ही कहलाएगा। इस पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा ही लगे, हाइड्रोजन ज्यादा लगे, है ना भाई? ठीक, इसके आसपास डबल बॉन्ड के आसपास हाइड्रोजन ज्यादा लग गए ना, अब तो सेट्जेप प्रोडक्ट ही कहलाएगा। अब इधर आ जाओ, नाउ इधर सी द रिंग प्लीज, 1 2 3 4 5 6, there are 6 carbons, so ring is large enough। और हमें पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास यहां पे भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन हमारे पास यहां पे भी है, यानी हाइड्रोजन हमारे पास इधर भी लगा हुआ है और हाइड्रोजन इधर भी लगा हुआ है। बेटे अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास रिंग लार्ज इनफ है। अब ब्रेट्स रूल कुछ नहीं कहता, अब हम सेट्जेफ रूल बना सकते हैं, क्योंकि मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज ऑलवेज स्टेबल। तो भैया यहां से हम निकालेंगे Br और यहां से क्या निकालेंगे? H। तो अब तो डबल बॉन्डेड कार्बन हम ब्रिज हेड को ही बना देंगे, क्योंकि रिंग इज लार्ज इनफ। तो अब ये प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट अगेन से क्या हो गया? सेट्जेप प्रोडक्ट हो गया। बोलो क्लियर और नॉट? अरे बच्चों समझ में आया यार? तो बेसिकली क्या है, ब्रेट्स रूल के हिसाब से अगर आपका रिंग, ठीक, रिंग लार्ज इनफ नहीं होता, तो हमें बस ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं लाना है। अब भले ही वो सेट्जेफ हो, भले ही हॉफमैन हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं लाना है। अगर रिंग 6 कार्बन से छोटा हुआ, अगर रिंग 6 कार्बन या उससे बड़ा हुआ, तो फिर हम परवाह नहीं करते, फिर हम सेट्जेफ प्रोडक्ट बनाते हैं। बोलो क्लियर? So are you clear where we can form Setzap product, where we can form Hoffman product? Are you clear about this? So this is it for orientation of product.
उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे सारे बोले